दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी तुर्की में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे और राष्ट्रपति के चुनाव में एर्दोगान तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं। वो तुर्की में 20 साल से सत्ता में हैं। आप सोचोगे कि तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं एर्दोगान, हमें क्या मतलब, बन जान दो। अरे हमारे देश को ना अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर समस्याओं को और गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप सोच भी नहीं पाओगे। आप मैं बताता हूँ वीडियो में कि एर्दोगान का तुर्की का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए कितना खतरा साबित होने वाला है। भाई वहाँ पर जो मुकाबला था, वो मुकाबला जो फर्स्ट राउंड में मुकाबला था, उसमें कई थे उम्मीदवार, किसी भी उम्मीदवार को 50% वोट नहीं मिल पाए थे। तो सेकंड राउंड हुआ। सेकंड राउंड दो थे, एर्दोगान और वहाँ के कमाल, जिन्हें के तुर्की का गांधी कहा जाता है। इन दोनों मुकाबला हुआ सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में एर्दोगान को 50% से ज़्यादा वोट मिल गई और वो तुर्की के तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए वो। अब बात आती है कि भारत की क्या समस्या है। भारत को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। आप देखिए, समझिए। आप पहली बात तो भारत के और तुर्की के संबंध है ना, वो अब सामान्य नहीं रह पाएंगे, नॉर्मल नहीं रहेंगे। वो संबंध अब खराब होंगे पक्का। अभी G20 का सम्मेलन हुआ था कश्मीर में। पाकिस्तान तुर्की से मना कर दी कि नहीं, आपको इंडिया में नहीं आना है। तुर्की ने पाकिस्तान की बात मानी और तो इनकी पाकिस्तान की बात मान करके पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, चाइना ने G20 का बहिष्कार कर दिया। तो ये तुर्की के एर्दोगान का ही प्रभाव था। ये अगला जो है, एक तरह से भारत को नीचे दिखाना कि हम आपको बायकॉट करते हैं हम। तो G20 की जो गर्मा थी उसको गिराया। भारत का सम्मेलन हुआ, उसकी जो महत्वता थी उसको कम कर दिया। तुर्की में भूकंप आया था, भारत ने वहाँ पे बहुत भारी सहायता भेजी, मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर के काफ़ी राहत सामग्री भेजी थी। हालांकि सच बता रहा हूँ, मैं इसके खिलाफ था। मैं जानता था कि एर्दोगान नालायक किस्म का इंसान है, हमेशा ये भारत विरोधी काम करेगा। ये कितनी हेल्प कर लो, सांप को कितना भी दूध पिला लो पर जहर उगलेगा। और कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है। यूएन में कोई भी प्रस्ताव गया कश्मीर के मामले पे, हमेशा भारत के खिलाफ वोटिंग की और पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की ने वोटिंग की हमेशा। और वहाँ पर जो मानव अधिकार होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हैं अधिकार हैं भारतीयों के, तुर्की में अब तुर्की वासियों के मानव अधिकारों का पूरी तरह हनन होगा। उनको कोई अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो थोड़े बहुत दिए जाएंगे। अब वहाँ पर जो बोलने की आज़ादी पर रोक लगा दी जाएगी। जो कोई बोलेगा, तुर्की राष्ट्रपति के खिलाफ बोलेगा, उनको सरकार उसको अरेस्ट कर लेगी, उनके अधिकार सीमित कर दिए। और भारत में तो बोलने की आज़ादी, यहाँ तो हर कोई कहता मुझे संविधान दिया, बोलने का हक दिया है, पर वहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला अब। और वहाँ पर अब जो तुर्की है ना, वो इस्लामिक कट्टरपंथ, इंपॉर्टेंट बात ये है, तुर्की अब इस्लामिक कट्टरपंथ के रास्ते पर चलेगा। अब तक तुर्की सेक्युलर स्टेट था, जैसे भारत एक सेक्युलर स्टेट है। अब तुर्की सेक्युलर स्टेट नहीं रहेगा, वो इस्लामिक कट्टरपंथ रास्ते पर जाएगा। अपने को हो सकता है वो इस्लामिक राष्ट्र भी घोषित कर दे बहुत जल्दी। वे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान हैं, ये आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं। ये चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे सीरिया में मामला हुआ हो, बगदादी वाला, वहाँ पे इन्होंने आतंकवाद का सपोर्ट किया हमेशा इन्होंने। तो ये हमारे लिए एक खतरनाक पॉइंट है हमारे लिए, देश के लिए। और LGBTQ आप जानते अच्छी तरह, ये LGBTQ क्या होते हैं। हम वहाँ पे इनको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। भारत में तो LGBTQ वालों को साथ साथ रहने का अधिकार दे दिया है। शादी की भी बात चल रही है कि LGBTQ साथ साथ शादी भी कर सकते हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है। तो हमारा तो इतनी आज़ादी है हमारे देश के अंदर, वहाँ इनके अधिकारों पर पूरी तरह पाबंदी लग जाएगी। और वहाँ पर तुर्की के अंदर एर्दोगान की तानाशाही बढ़ेगी। अब जो 20 साल सत्ता में तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं, घमंड है, प्राउड है, तो अब अपनी तानाशाही और चलाएंगे ये। अब मेन बात क्या है, एक्चुअली क्या है, दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्री हैं। ये दो हिस्सों में बटे हुए हैं, शिया और सुन्नी। जो शिया कंट्री है ऐसी हैं, उनका जो नेतृत्व करता है वो ईरान करता है। अब जो सुन्नी कंट्री हैं उनमें दो देश हैं दावेदार, एक सऊदी अरब, एक तुर्की। तुर्की चाहता है कि मैं जो सुन्नी कंट्री हैं इनकी जो करूँ नेतागिरी मैं करूँ, लीडरशिप मैं करूँ। तो तुर्की के जो राष्ट्रपति एर्दोगान, इनकी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा है, तो ये इसमें इनकी आगे बढ़ाएंगे ये। अब यूएनओ में जो भी प्रस्ताव आएगा भारत के खिलाफ, ये इस्लामिक कंट्रियों को इकट्ठा करेंगे और भारत के खिलाफ ये वोटिंग करेंगे ये। इसीलिए हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी जी पापुआ न्यू गिनी गए थे, जहाँ 14 देशों को अपने साथ लिया था। इसको भांप गए थे हमारे मोदी जी कि हमारे खिलाफ वोटिंग का जो है वो दायरा बढ़ेगा और हमें पक्ष में और भी साथी देश लेने पड़ेंगे। तो एर्दोगान का तुर्की का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए बहुत ही एक ज़्यादा समस्या खड़ी करेगा अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे। अभी अजरबैजान और आर्मेनिया में युद्ध हुआ था, तब भी यहाँ पर तुर्की ने वो किया था।
रशिया में विक्रम चल रहा है, वहाँ भी तुर्की वो हस्तक्षेप कर रहा है। यदि भारत पाकिस्तान कोई मामला आएगा तो वहाँ भी ये पाकिस्तान का साथ देगा तुर्की। तुर्की के पास हथियार काफ़ी हैं और मॉडर्न हथियार हैं। तो अब भारत के लिए चिंता भी, अतीक अहमद कांड में पकड़े, वहाँ पर रिवाल्वर पकड़ी गई थी तो वो भी मेड इन तुर्की की थी, जो कि इंडिया में बैन है। तो समझिए कि वहाँ से हथियार यहाँ तक आ रहे हैं अवैध रूप से। तो ये इसका जो हमारे देश पर जो प्रभाव पड़ेगा, मैंने आपको समझा दिए कि एर्दोगान का राष्ट्रपति बनना तुर्की का भारत के लिए एक गंभीर समस्या और चुनौती के रूप में आएगा। तो भारत के हमें चिंता नहीं है, भारत के पास मोदी जी हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी हर समस्या का समाधान कर देंगे। एर्दोगान जैसे राष्ट्रपति मोदी सामने टिक भी नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।